Good afternoon, everyone, and welcome to this channel. Hope everyone is doing well and enjoying their weekend. तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। इंडियन स्टॉक मार्केट में आज की इकोनॉमी के रिलेटेड थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आरबीआई के डिसीजन जो लिया है, रेट कट का, यूएसडी आईएनआर का जो इक्वेशन चल रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले 13 मंथ से कुछ ऐसा ज़्यादा रिटर्न नहीं बना है। तो इस वीडियो के अंतर्गत थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से थीम है, ऐसे कौन से सेक्टर्स है जो मुझे थोड़ा सा बुलिश लगते हैं अगले आने वाले समय में। क्योंकि स्टॉक मार्केट में यही एक समय होता है जो जहाँ पर एवरी इन्वेस्टर इज थिंकिंग लाइक जस्ट लीव इट एंड जस्ट गो अवे एंड डू समथिंग एल्स बिकॉज रिटर्न तो कुछ नहीं बना है। पिछले 13 मंथ से इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर कौन सी भी कंपनी उठा लो, इतना अच्छा ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है। ऑब्वियसली देयर आर सम एक्सेप्शन ऑलवेज, बट अगर मोटा मोटी ओवरऑल किसी इन्वेस्टर की बात करूँ, जो पीरियड था कोविड के बाद 2024 तक, जो एक अक्टूबर 2024 तक जो एक अच्छी बुल रैली चल रही थी, कहीं न कहीं 1 डेढ़ साल से वो हो नहीं पा रहा है, मार्केट वहाँ पर स्टक है। मैंने देखा कि पिछले 1-2 मंथ में एक ऑल टाइम हाई भी लगा था 26,300 निफ्टी का, बट उसके बाद कुछ हुआ नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे है, मिड कैप इंडेक्स दिखा तो ऊपर रहा है, लेकिन अगर आप अपने आप से पूछोगे पोर्टफोलियो में क्या हाल है, तो आपको नज़र आएगा कि इतना ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं है या पोर्टफोलियो उस तरीके से भाग नहीं रही है। तो उसको थोड़ा-सा डीप में स्टडी करेंगे, कौन से ऐसे स्टॉक है तो मुझे बुलिश लगते हैं अगले आने वाले समय में। There is no buy and sell recommendation in this video. We will just analyze the companies. We'll go through the chart of these companies and do the business analysis of the companies. Obviously, you can consult your financial advisor before you make any position for the stock that has been discussed in this channel. So, वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आई वुड लाइक टू गो थ्रू द स्क्रीन एंड थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये नॉर्मली यूएसडी आईएनआर का जो चार्ट है, आपने देखा होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में यू नो यूएसडी आईएनआर जब कभी भी ऊपर नीचे होता है तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर होता है, क्योंकि मार्केट जो कंस्टिट्यूट होता है उसमें 3 पार्ट है। बेसिकली रिटेलर्स होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं और एफआईआईज़ होते हैं। तो अगर एफआईआई है और वो बाहर से पैसा इंडिया में ला रहे हैं, तो उनके लिए ये जो यूएसडी आईएनआर का जो इक्वेशन है बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आप इंडिया के बाहर से लोग हो और आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप जब वापस पैसा लेके जाओगे तो आपको यूएसडी में वो कन्वर्ट करके आप वापस लेके जाते हो। तो ऑब्वियसली every foreign investors look at the Indian market as like how much the return I get at the end of the day in dollar terms। तो डॉलर टर्म्स में मुझे कितना पैसे वापस मिले, कितना मुझे गेन हुआ, ये मुझे चाहिए। अगर वो हो रहा है अच्छी तरीके से, देन आई विल बी मोर इंटरेस्टेड एंड ऑप्टिमिस्टिक टू गो टू इंडिया एंड बाय दोस। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से एफआई ने बहुत बड़ी सेलिंग की है, 1 डेढ़ साल से वो बेचे ही जा रहे बेचे ही जा रहे। उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि यूएसडी आईएनआर हमारे इसमें नहीं है। रुपया जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है, यूएसडी ग्लोबल करेंसी में डिप्रिशिएट हो रही है और हमारा रुपया और भी कमजोर होते चले जा रहा है। अगर यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो टॉप लगाया था 91 का पिछले वीक में, और ये कंसिस्टेंटली रैली 84 से, जब अब मैं मई 2024-25 से देखता हूँ तो 84 से रुपया 91 की तरफ चला गया था। और आरबीआई जब रेट कट करती है तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट होता है यूएसडी आईएनआर की इक्वेशन में, वो रुपया जो है और नीचे गिरता है। और आपने देखा होगा कि यूएस में वहाँ पर फेड जो है अपने रेट को कट कर रहा है, तो जिसकी वजह से यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। इसलिए मैं अभी ज़्यादा यूएस मार्केट की बात करता हूँ, डिस्पाइट ऑफ द रैली इन लास्ट 2-3 इयर्स, बिकॉज़ एआई की थीम चल रही है, यूएस में फेड ने इंटरेस्ट रेट कम किए हैं, तो ऑब्वियसली पैसे की जो लिक्विडिटी है तो वो यूएस में भी चली जाएगी। अगर यूएस के इन्वेस्टर है वो इंडिया में इन्वेस्ट करते रहेंगे और उनको डॉलर रिटर्न नहीं मिलेगा। हालाँकि कंपैरेटिवली उनके यहाँ जो कंपनियाँ हैं वो अच्छा रिटर्न दे रही है और डॉलर टर्म्स में उनको अगर अच्छा पैसा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली दे विल प्रेफर टू बाय मोर ऑफ द यूएस कंपनीज। ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑलवेज लुक इनटू दिस डॉलर रिटर्न्स फ्रॉम द इंडियन मार्केट। तो वो हुआ नहीं है, जिसके चलते उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो दे विल ऑलवेज इन्वेस्ट इन द कंपनी, इन्वेस्ट इन द इकोनॉमीज। उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि इंडिया कितना अच्छा है, ग्रो कितना अच्छा कर रहा है एंड ऑल ऑफ दैट शिट। तो अ, दूसरा एक चीज़ हुआ था पिछले कुछ समय से, जो आपने देखा होगा कि द मेजर थिंग इज़ हैपेंड इज़ लाइक हमारी इकोनॉमी। जीडीपी के जो नंबर्स आए थे लास्ट क्वार्टर में, तो 8.2% का कुछ जीडीपी नंबर आया था, व्हिच वाज़ फिनोमिनल नंबर्स। और इन्फ्लेशन के नंबर हमारी गवर्नमेंट ने दिए थे कि 0.5 का इन्फ्लेशन है। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती है, एक इन्फ्लेशन और ग्रोथ। अगर जीडीपी की ग्रोथ 7-8% से ऊपर चली जाती है तो ऐसा माना जाता है दिस इज़ फैंटास्टिक ग्रोथ। बट अगर मैं कंपनियों के नंबर्स की तरफ देखूँ तो मुझे वो ग्रोथ नज़र नहीं आती है। मैं स्मॉल कैप की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं
टॉप लाइन की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं बड़े कंपनियों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं इन्फोसिस की बात करता हूँ, जहाँ पर मैं रिलायंस की बात करता हूँ, एचयूएल की बात करता हूँ, अपने कंज्यूमर की बात करता हूँ, फाइनेंस की बात करता हूँ। तो जहाँ पर मुझे स्ट्रगल नज़र आ रहा है, स्पेशली जो हमारे कंज्यूमर स्पेस है, वहाँ पर मुझे नज़र आता है कि वहाँ पर थोड़ी-सी पेन है। सो डिस्पाइट द गवर्नमेंट व्हेन गिविंग यू द 8% जीडीपी ग्रोथ, मुझे वो कहीं स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो कहीं न कहीं वो जो नंबर दिए गए हैं, उसमें थोड़ी-सी साशंकता है कि किस तरीके से वो नंबर दिए गए हैं और इसका इम्पैक्ट भी स्टॉक मार्केट के ऊपर होता है, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में उस तरीके से पर्याप्त हो जाती है। तो हालाँकि ये अच्छी चीज़ है ओवरऑल मार्केट्स के लिए कि ग्रोथ हमारी है, वी बिलीव ऑन द गवर्नमेंट व्हाट दे से। अगर मैं थोड़ा-सा निफ्टी स्मॉल कैप की तरफ देखूँ, तो निफ्टी स्मॉल कैप में भी थोड़ा-सा एक करेक्शन ही चल रहा है बहुत समय से। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ, जहाँ से हाई लगाया था लास्ट ईयर, वहाँ से 19,000 से मार्केट कहीं नहीं गया है, वहाँ के वहीं वही पड़ा हुआ है। अगर मैं निफ्टी मिड कैप की बात करूँ, वो थोड़ा-सा ऊपर है, लेकिन वो उसकी वजह से भी ऊपर है क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो मिड कैप में और स्मॉल कैप में जो कंपनियां वो डालते हैं, उसका अगर रेशो जो है, मतलब अगर उसका जो परसेंटेज ऑफ अलोकेशन फॉर सर्टेन स्टॉक को थोड़ा सा ज्यादा दिया जाए, तो आपको ये इंडेक्स ऊपर की तरफ दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई इंडेक्स ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको, इसका मतलब है कि सारा एक्चुअली मार्केट उस तरफ है, क्योंकि इंडेक्स को तो आप अल्टर कर सकते हो। जैसे बैंक निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी में अगर एचडीएफसी का अलोकेशन ज्यादा है, परसेंटाइल ज्यादा है, तो एचडीएफसी जिस तरफ जाएगा वहां पर बैंक सेक्टर जाएगा, आपका बैंक निफ्टी नज़र आएगा। लेकिन अगर मैं बाकी बैंक्स की नज़र देखूँ, तो मुझे कमज़ोरी नज़र आएगा। सो होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो कहीं न कहीं इंडेक्स में भी वो नज़र आ रहा है और ओवरऑल मार्केट में भी वो थोड़ा-सा पेन नज़र मुझे आ रहा है ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए तो। तो हमारे यहाँ 2 चीज़ें अभी हैं। नॉर्मली दिसंबर में वॉल्यूम थोड़े से कम रहते हैं। वॉल्यूम इतने ज़्यादा बढ़ते नहीं है बिकॉज़ ऑफ द हॉलिडे पीरियड फॉर द एफआईआईज़ एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। न्यू ईयर्स में बहुत सारे लोग छुट्टियाँ लेके चले जाते हैं। फरवरी 1 को हमारा बजट आने वाला है, वहाँ पर अगर एसटीसीजी, एलटीसीजी, एसटीटी को लेकर अगर कोई नया बदलाव होता है, तो उसका मार्केट मार्केट में इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ सकता है। अगर कोई ट्विकिंग इंडियन गवर्नमेंट करती है, तो उसका इम्पैक्ट भी वहाँ पर हो सकता है। मैं थोड़ा-सा वापस आता हूँ इंडिया विक्स की तरफ, क्योंकि वो एक मुझे ऐसी नज़रिया दिखाता है कि इंडिया विक्स अगर ये देखो, इंडिया विक्स का जो नंबर है, व्हिच इज़ वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी, इट्स लाइक 9.5225 का इंडिया विक्स नज़र आ रहा है। तो इंडिया विक्स आपको ये बताता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है। तो ये मुझे नज़र आता है इस नंबर से कि मार्केट में कोई वोलेटिलिटी नहीं है। मार्केट में लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट होके एमटीएफ का बुक लगा के मार्केट पीपल आर मोर कॉन्फिडेंट कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये जो आपको स्पाइक दिखते हैं नॉर्मली, ये स्पाइक उसी की वजह से आई है कि जहाँ पर वोलेटिलिटी बढ़ी है। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे जो है पैसे जो मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लो करने हैं, वो तभी फ्लो करने हैं जहाँ पर ये विक्स हाई के ऊपर है। अगर ये विक्स 25 के ऊपर है, 30 के ऊपर है, जहाँ पर बहुत सारा एक्सट्रीम एक्सट्रीम फियर है, तभी जाकर मुझे जो स्टॉक के प्राइसेस है वो मुझे सस्ते मिलेंगे, जहाँ पर मैं अपनी जो बोलते हैं ना, सारा कुछ बेच के मार्केट में लगा दूंगा। अगर मैं कोविड की भी बात करूँ, तो आप देखो कोविड में भी उस तरीके से, अगर मैं कोविड के नंबर्स की तरफ मैं बात करूँ, तो कोविड में किस तरीके से विक्स बढ़ा था, अगर आपने देखा होगा, कुछ 85 का विक्स वहां पर गया था कोविड में। तो 85 का विक्स पे अगर मैं पैसा लूंगा, तो ऑब्वियसली मुझे फायदा मिलेगा, क्योंकि स्टॉक नीचे की तरफ आते हैं। इंडिया विक्स का कंसेप्ट ये होता है कि इंडिया विक्स वॉलेटाइल इंडेक्स है। मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है, कितना फियर है, वो उसको निर्देशित करता है। अगर फियर ज्यादा है, तो स्टॉक के प्राइस आपको नीचे की तरफ मिलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। अगर फियर बहुत कम है, तो स्टॉक के प्राइसेस उतने उसमें नहीं मिलेंगे। तो अगर मैं इसको देखूँ, ये इंडिया विक्स को, ये 9.5 का जो इंडिया विक्स है, मुझे लगता है कि मार्केट में एक नॉक बाकी है नीचे की तरफ। मार्केट कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन, ऐसे कुछ दिन होंगे या ऐसा कुछ न्यूज़ आएगा, जिससे वजह से ये जो है ना, इंडिया विक्स ऊपर की तरफ जाएगा 20-25, एंड दैट विल बी योर वन ऑफ द ग्रेट डे टू बाय ऑल योर स्टॉक्स, व्हाटएवर द परफेक्ट स्टॉक, व्हाटएवर द फंडामेंटल स्टडी यू आर डूइंग, व्हाटएवर द कॉन कॉल यू आर रीडिंग इट। Yes, obviously there is a good thing to buy, after the result. But probably India में क्या होता है कि रिजल्ट के पहले ही स्टॉक चलना शुरू हो जाते हैं, and it is very difficult to buy those. So best day, as per my opinion, to buy when the India VIX is on the higher side, where there is an extreme fear, where there is an extreme volatility, because that gives you the prices at the very reasonable level. So ये बात आप जरूर ध्यान में रखना। और यहाँ से नजर आ रहा है कि यहाँ से एक मार्केट ऊपर की तरफ, मतलब इंडिया विक्स ऊपर की तरफ जा सकता है, मतलब हमारा स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। जब उस दिन होगा, then it will be a great story for you to go aggressively and go into then buy those stocks. Okay. पिछले कुछ दिनों में आपने ये न्यूज़ तो देखा होगा, इन्फोसिस का एडीआर जो सर्ज हुआ था।
इसका बहुत सारी चर्चा सोशल मीडिया पे हुई थी एंड मुझे लगता है कल ही वो हुआ था। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना इंडियन आईटी का, बिकॉज़ इंडियन आईटी इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन द यूएस आईटी, नैस्डैक के ऊपर बहुत ज़्यादा वो डिपेंडेंट करती है। इनके जो स्टॉक्स है वो यूएस में भी लिस्टेड है, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। तो उनके यूएस के मार्केट में भी ये सारी जो चीज़ें हैं वो मतलब वो लिस्टेड है। और जिसके चलते एक्चुअली आपने ये देखा होगा कल, ये देखो ये जो कल हुआ था, जो इन्फोसिस का स्टॉक है 917 के ऊपर ट्रेड करता था, $17, वो $30 का आया था। तो मतलब 40% की जंप इन्फोसिस के स्टॉक में हुई थी। लेकिन आपने देखा होगा इस कैंडल में नीचे की तरफ बहुत ये आया है। वहां पर देखा गया था कि एसेंचर का रिजल्ट आया था, उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छी बातें की थी कि मार्केट में ऐसा स्टेबिलिटी है, एआई अच्छे तरीके से लीड हो रहा है। तो क्योंकि एसेंचर का जब भी रिजल्ट आता है उसका इम्पैक्ट इंडियन आईटी के ऊपर पड़ता है। आपने बहुत बार देखा होगा सीएनबीसी में खोक खोक के बताते हैं कि भाई सीएन एसेंचर का रिजल्ट क्या आया, लेकिन कोई ये नहीं बताता है आपको कि एसेंचर का रिजल्ट जाके पढ़ो। एसेंचर ने भी कुछ ऐसा ज्यादा उखाड़ा नहीं है अमेरिकन मार्केट में। कोई भी बंदा मैंने नहीं देखा, जिस लोगों को मैं अच्छे तरीके से फॉलो करता हूँ, कि जिसने एसेंचर का स्टॉक लेके रखा है। अगर मैं एसेंचर का 12 महीने का चार्ट लेके नजर आऊं तो that is not also giving me the right picture. You can see, yes, the stock has been rallied, all of that and all of that, but last you see 2021 का जो हाई लगाया था वहां से एसेंचर कहीं अच्छी तरीके से आया ही नहीं है। तो you need to study a lot about the US market if you're studying the Indian IT companies. Indian IT companies mostly dependent on the US. तो ये जो इन्फोसिस का हाल हुआ था कल, जो एडीआर अप था, वो कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से हुआ था। शॉर्ट स्क्वीज हो गए थे, और जिसकी वजह से वहां पर थोड़ा सा सेलर जो जिन्होंने शॉर्ट किया था वो थोड़ा सा फंस गए थे और उनकी पोजीशन ऊपर की तरफ चले गए थे, जिसकी वजह से मार्केट में रैली आई थी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम बीइंग ये टेक्निकल ग्लिच और टेक्निकल ये जो भी बोलते हो आप ट्रेडिंग के भाषा में, शॉर्ट स्क्वीज एंड ऑल ऑफ दैट, जिसकी वजह से ये हुआ था, आई डोंट थिंक सो देयर वाज एनी गुड न्यूज अबाउट द इन्फोसिस दैट हैज मार्केट लेड। क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी भी 250 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा था। लेकिन ऑल दोस आर द आई डोंट बिलीव ऑन दिस theories. As an investor, you need to focus on your earnings growth. You need to focus on the result which companies are giving. You need to focus on the con call. You need to focus on CEO of that company who is telling on your con call. All these news and all of the people who is doing all the engage, अगर जाके आप इंडियन आईटी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, सो आई ओनली फॉलो द कोफोर्ज, बिकॉज वन ऑफ द ग्रेट रिजल्ट्स इन द कोफोर्ज, एंड यू कैन सी द चार्ट. It is substantially giving kind of an this is giving you a huge returns, and the company is also doing in a right direction. Company has lot of potential. कंपनी का कॉन कॉल भी अच्छा है, 30% की ग्रोथ दिखाई थी, कंपनी को एक्वायर किया है, कंपनी अच्छी तरीके से परफॉर्म भी कर रही है। इसलिए आपने देखा होगा स्टॉक ऑल टाइम हाई के ऊपर हिटका हुआ है। मार्केट में थोड़ा सा नॉक आया था 1000 के ऊपर, 1590 के ऊपर, सारा जो चीजें हैं वहां से उसने ले ली गई है। तो ये एक बेस बना हुआ है, यहाँ से ये कोफोर्स का स्टॉक ऊपर की तरफ है। अपार्ट फ्रॉम स्टॉक कोफोर्स, आई डोंट सी एनी स्टॉक हु इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन इंडिया एज फार एज द आईटी इज कंसर्न। ओके, तो वापस आते हैं थोड़ा सा मेरे जो स्टॉक, जो अपने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि आई विल गिव मोर आइडिया अबाउट इट, I will inform more you about this kind of things. So let's just dive into, we will look into this kind of some of the themes which I see a bullish nature in days to come. तो उसमें सबसे पहला नाम आता है, मुझे लगता है कि वैल्यू रिटेल अपैरल स्पेस का। अगर वैल्यू रिटेल अपैरल स्पेस में मुझे एक ही नंबर वन प्लेयर लगता है, वो है V2 रिटेल। क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, देयर इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, अगेन वी आर डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस। अगर कंपनी का रेवेन्यूज की बात करो तो 50% से रेवेन्यू ग्रो होता है। कंपनी 2023-24 तक, 2023 तक एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन कंपनी बाद में जाके एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी है। और कंपनी अपने स्टोर्स को बहुत अच्छी तरीके से एक्सपांड कर रही है। कंपनी जो है थोड़ी सी हाई वैल्यू है अभी के लिए। अगर मैं कंपनी का अगर मैं यहाँ पर अगर V2 रिटेल का बात करूँ तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी है, 81 का पीई है, आरओई अच्छा है 23% का। कंपनी ने कंपनी का अगर मैं
अगर मैं रेवेन्यूज की बात करूं तो कंपनी का 60-86% से, ये लास्ट टाइम तो फेस्टिव सीजन था, 86% से है, लेकिन 50% के ऊपर तो 3-4 साल में आगे आने वाले समय में कंपनी ग्रो करना चाहती है, और वैसे प्लान्स भी हैं, एंड कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की अच्छी वापस आ रही है, मार्जिन्स भी अच्छे सुधर रहे हैं, तो कंपनी डूइंग एक्सट्रीमली वेल। देयर इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, यू कैन गो एंड स्टडी योरसेल्फ अबाउट दिस काइंड ऑफ कंपनीज। तो V2 रिटेल, ये मुझे लगता है वैल्यू रिटेल स्पेस में एक अच्छा प्ले है। आप देखो मार्केट बुरी तरीके से गिरा, ये हुआ वो हुआ, मार्केट ने भी 2025 फरवरी से लेके सितंबर तक कोई रिटर्न नहीं दिया था, फिर एक कंसोलिडेशन का फेज चला और फिर वहां से एक ऊपर के नीचे की तरफ छलांग लगाई, एंड स्टिल आई बिलीव दिस इज आल्सो वन ऑफ द ग्रेट zone to look at these companies, because V2 retail growing fast, value retail apparel hai. Only problem in the V2 retail which I feel is because their business model gets copied very easily. They are not like a AI company where I'm doing and you cannot do it. What happened to the trend, आपने देखा होगा, इसका जो मामा का बेटा है, जिसने जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, ये देखो V2 ट्रेंड से लोग निकल रहे हैं और V2 रिटेल में लोग जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं 2024 तक, जो भी लोग हैं यहाँ पर अगर इन्वेस्टेड पहले से हैं, तो जिनको ट्रेंड का सक्सेस पता होगा, जिस तरीके से जूडियो के एक्सपांशन हुआ था, जिस तरीके से जूडियो ने अपने आप को एक रिवोल्यूशनरी फेज में लेके आया था, वैल्यू रिटेल अपैरेल फेज में, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिया था, जिसके चलते यहाँ से देखो स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा था, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी थी, जूडियो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा था, रेवेन्यूज के नंबर्स थे, प्रॉफिटेबिलिटी थी, मार्जिन एक्सपांशन हो रहा था, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से हो रही थी, स्टॉक अपने आप रिवॉर्ड करता है। लेकिन एक समय के बाद उनकी जो ग्रोथ थी, जो 60% की ग्रोथ थी, अभी मुझे लगता है कुछ 8 या 10% की ग्रोथ रह गई है, 18% की ग्रोथ सुनी थी। अभी दुबई में जूडियो का एक एक शॉप खुला हुआ है, लेकिन उनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो नीचे की तरफ आ गई है, और उनका अगर मैं पीई की तरफ अगर मैं चले जाऊं, हम ट्रेंड को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक पास्ट परफॉर्मेंस था, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पास्ट परफॉर्मेंस मार्केट के लिए कोई मायने नहीं रखता, फ्यूचर परफॉर्मेंसेस मायने करता है। तो अगर मैं 89 का पी है, 1,44,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और मैं अगर V2 रिटेल की बात करूं, तो वो जो कंपनी है वो हमेशा अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है। 81 का पी है, 8,000 का मार्केट कैप है, और अगर मैं ग्रोथ की लिहाजा से बात करूं, तो कहीं न कहीं मुझे ग्रोथ थोड़ी-सी फीकी लगती है। जो ग्रोथ पहले कर रही थी ट्रेंड, वो उस तरीके से नहीं कर पाती है। तो अगर मैं ट्रेंड में थोड़ा-सा आपको लेके जाऊँ, तो 17% या 17-18% की, 16% की ग्रोथ थी। यही ग्रोथ पहले ट्रेंड की 60% हुआ करती थी, जो ट्रेंड की ग्रोथ अभी 16% हो गई है। जब आपकी कंपनी अगर हाई पीई में अवेलेबल है और आपकी कंपनी का रेवेन्यू नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली मार्केट में नॉक दिखेगा, तो ये हाल होगा जो ट्रेंड का हुआ है। देखो स्टॉक कहाँ से गिरा है, ये मैं वीकली चार्ट आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये जो कंपनी है वो ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से स्लाइड हुई है, तो देयर इज नो नथिंग दैट कैन बी डन अबाउट दिस कंपनी, और वो नीचे की तरफ ही चली जाएगी अनलेस दैट ग्रोथ कम बैक एंड दे बीट द V2 रिटेल। नथिंग इज गोइंग टू हैपन अबाउट दिस। एंड नाउ अगर मैं सामने अगर V2 रिटेल का आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द फ्लेवर कि किस तरीके से मार्केट में कंपनियां परफॉर्म करती है, किस तरीके से मार्केट में आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप पैसे खोते हो, इस चीज को मैं आपके सामने रख पा रहा हूँ। दोनों के चार्ट आपके सामने रख पा रहा हूँ, वीकली चार्ट है, ये देखो, ये है V2 रिटेल का वीकली चार्ट। ये देखो किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है, और ये देखो यहाँ से अभी अगर V2 रिटेल भी अपनी ग्रोथ को नीचे छोड़ता है, तो स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ भी जा सकता है। देयर इज वेरी हाई चांस, अगर V2 रिटेल परफॉर्म नहीं करता है इस लेवल के, अगर उनका जो रिजल्ट आएगा अभी, जो जनवरी में रिजल्ट जाहिर होंगे, वहां पर अगर ये पुअर परफॉर्मेंस दे पाया, तो यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ आएगा, 400-500 के लेवल पे चला जाएगा। सो दिस इज हाउ द यू कैन अर्न द मनी इन द मार्केट। ऑब्वियसली देयर इज अ रिस्क, समवन एल्स विल कम, रिलायंस विल बाय दिस कंपनी, एंड बा थिंग कैन हैपन, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टडी। दूसरी एक कंपनी है जो मुझे इस तरीके से अच्छी लगती है, कंपनी में थोड़ा सा ट्रैक्शन भी अच्छा है, वो है जीना सिको। एक आयुर्वेदिक हेल्थ केयर कंपनी है, ये इसका वीकली चार्ट है। अगर देखो कितना अच्छा यहाँ पर एक बेस बना रहा है इस मार्केट में, अगर ये 50 EMA या 20 EMA को भी आप इसमें ऐड करते हो, अगर आप थोड़ा बहुत भी टेक्निकल पहले जानते थे, आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग सो आई नो अबाउट दैट। ये देखो वीकली 20 डे मूविंग एवरेज से यहाँ से एक मार्केट में ऊपर की तरफ बाउंस आ सकता है। जहाँ पर ये 20 डे मूविंग एवरेज पे आया है, वहां से स्टॉक ने ऊपर की तरफ से छलांग लगाई है। कंपनी की अगर रेवेन्यूज की बात करूँ, तो 50% से रेवेन्यू ग्रो करता रहा है, और जीना सीको को ये जो मिस्टर मनीष आचार्य जो है, मिस्टर आचार्य जो है,
वो अच्छी तरीके से चला रहा है। देखो आरओई के नंबर कितने अच्छे हैं, आरओई का नंबर 50 है। स्टॉक का पी थोड़ा-सा ज़्यादा है लेकिन ग्रोथ भी ज़्यादा है। अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो स्टुपेंडस है। कंपनी का थोड़ा-सा माल प्रमोटर ने भी बेचा है। यहाँ पर डीआईआईज़ थोड़े हैं, पब्लिक में थोड़ा अपना माल कम किया है, सो व्हिच इज़ अ वेरी, वेरी गुड साइन। अगर मैं एआई समरी में चले जाता हूँ तो यू कैन सी दैट 66% की रेवेन्यू ग्रोथ करता है। सो कंपनी इज़ डूइंग वेल, हेल्थ केयर में है। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन अगेन, but you can study these companies, you can study their business model, you can study a lot of things about this, and this is very fascinating company run by a fascinating person as well. And this gives me a lot of confidence in me to study about them in general. So इस कंपनी को भी आप पूरी तरीके से देख सकते हो कि किस तरीके से ये कंपनी आगे आने वाले समय में किस तरीके से ये कंपनी परफॉर्म करती है, ये आपको नजर आएगा। सो लेट मी जस्ट adjust this thing. Yeah, so basically you can see that there is very good company and the performances also by this company. तो next थोड़ा सा कंपनी के ऊपर आते हैं जो मुझे थोड़ा सा I feel that company has a good traction, वो है ब्लैकबक। ब्लैकबक जो कंपनी है, जिंका लॉजिस्टिक अगर आप उसको बोल सकते हो, ये उसका वीकली चार्ट है, लिस्टिंग के बाद ऊपर की तरफ ही भाग रहा है। ये ट्रकिंग इंडस्ट्री में काम करती है, जो हमारे टोल गेट्स होते हैं उसके रिलेटेड इनका काम है। बहुत सारे एक प्लेटफॉर्म टाइप ऑफ बिजनेस है। अगर आपने कार ट्रेड का नाम सुना होगा, अगर आपने एमसीएक्स का नाम सुना होगा, जितने भी प्लेटफॉर्म रिलेटेड बिजनेस है वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी को लाना बहुत इजी रहता है, जहां पर आपके एक्सपेंसेस कम रहते हैं। सो ऐसे बिजनेसेस मुझे बहुत पसंद है। ये एक प्लेटफॉर्म रिलेटेड बिजनेस है जो ट्रक्स से रिलेटेड है। इंडिया में बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं ट्रक के थ्रू, ट्रक कैरियर के थ्रू। तो ये जो ट्रक्स ओनर होते हैं, जिनके 5 6 7 8 जो ट्रक्स होते हैं, उनको अगर इंटीग्रेट करना है, अगर ओनर कहीं वहां पर बैठा हुआ है, गांव में अगर कहीं ओनर बैठा हुआ है और उस ओनर को वो जो ट्रक जा रहा है तो उसका मूवमेंट अगर ट्रैक करनी है, उसका जीपीएस अगर ट्रैक करना है, तो उसके बिजनेस से अगर उन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके चलते उनको हेल्प होती है। मतलब मैं पंजाब के किसी गांव में हुआ हूँ, मेरे 5 ट्रक है, वो कन्याकुमारी से पंजाब जा रहे हैं, कन्याकुमारी से कहीं जा रहे हैं, और कस्टमर से रिक्वायरमेंट आती है कि अरे यार तुम्हारा ट्रक कहाँ है, मुझे मेरा माल तो नहीं पहुंचा है। तो उसके लिए जो हेल्प होती है कि आप जीपीएस पे देख सकते हो, उस कॉल कर सकते हो, उसको बोल सकते हो कहाँ पर हुआ, एंड ऑल ऑफ दैट। सो उसके रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंसेस भी किया है। लास्ट क्वार्टर में अगर कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ 50% से अपने रेवेन्यूज का ग्रोथ किया है, और ये भी यहाँ पर बेस बिल्ड कर रहा है। अगर मैं वीकली चार्ट को लेके चले जाऊँ तो ये भी अच्छी तरीके से यहाँ पर एक स्टेबलाइज काइंड ऑफ अ कंपनी लगती है। कंपनी का परफॉर्मेंसेस किस तरीके से जा रहा है ये भी आप देख सकते हो। दूसरी एक कंपनी, अगर मैं बैंकिंग फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो देयर आर वेरियस कंपनीज। अगर मैं इंडिया शेल्टर्स की बात करूँ, इंडिया शेल्टर इज वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी, इज बिकॉज दे आर वर्किंग इन द अफोर्डेबल फाइनेंस स्पेस। छोटे टिकट साइज 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख के लोन, होम लोन देने या काम ये कंपनी करती है। कंपनी हमेशा 30% 35% से अपने रेवेन्यूज को ग्रो कर रही है। प्राइस टू बुक इसका रीजनेबल है। 3.5 का इनका एक 3.5 का इनका एक अगर इंडिया शेल्टर फाइनेंस की बात करूँ तो इसको पीई रेशियो से नहीं करते क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है। पीईजी रेशियो 0.47 है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.89 है, आरओई 15% है जो आगे जाके बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखो 37.5% ओवर द पीरियड ऑफ रही है। तो कंपनी मोटा मोटी प्राइस टू बुक देखोगे कि 3 के प्राइस टू बुक के ऊपर कंपनी आपको अवेलेबल मिल रही है इसमें। और यही एक समय होता है जब जहाँ पर स्टॉक मार्केट जो है बहुत सिंक्रोनाइज पोजीशन में है, लोग बोल रहे हैं यार मैं छोड़ के चला जाता हूँ, मेरा रिटर्न नहीं बन रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट। यही फेज होता है कि जहाँ वो अपनी बड़ी पोजीशन बना सकते हो मार्केट में। तो अगर मैं इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करूँ तो अगर मैं लास्ट की बात करूँ तो यू कैन सी दैट 31% से रेवेन्यू ग्रो किया है, 6% क्यू ऑन क्यू बेसिस से ग्रो किया है। मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता इस कंपनी में। कंपनी एक्सीडिंगली डूइंग वेल, और ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में काम करती है। अगर मैं दूसरी कंपनी को ले लूँ, एसबीएफसी फाइनेंस बहुत अच्छी कंपनी है। 30% से असीम ध्रुव जैसे लोग इसको चला रहे हैं। कंपनी ने ज्यादा कुछ परफॉर्म भी नहीं करके दिखाया है बहुत समय से। अगर मैं इसका वीकली चार्ट एनालाइज करूँ तो आई कैन एबल टू से दैट द कंपनी हैज नॉट गिवन एनी रिटर्न्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। लास्ट मुझे लगता है 1 साल हो गया, कंपनी वही के वही है। लेकिन कंपनी के परफॉर्मेंसेस की अगर बात करूँ तो कंपनी इज अवेलेबल ऑन द रीजनेबल लेवल्स, और
ये देखो कंपनी का प्राइस टू बुक 3.3 है, पीई रेशियो 0.39 है, 11,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। और अगर मैं एआई समरी में चले जाऊँ तो यू कैन सी दैट कंपनी हैज बीन कंसिस्टेंटली डूइंग वेल। ये देखो ग्रोथ 29% वाई 6% क्यू एन क्यू, उनका टारगेट ही है, उनका गाइडेंस ही है कि मैं 6% क्यू एन क्यू बेसिस के ऊपर कंपनी को ग्रो करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे थीम्स है मार्केट में। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपको कोई पैसा बनाना है तो इंडिया में कंज्यूमर एक ऐसा स्पेस है जिसमें रिटेल फैशन आता है या नॉर्मल कंज्यूमर आता है, कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, कोई शैम्पू बनाने वाली कंपनी है, तो ये सारी कंपनी आपको पैसा बना के देती है। फाइनेंस एक अच्छा सेक्टर है जहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस अच्छा स्पेस है। ये जो एच डी एफ सी फाइनेंस जो कंपनी है वो क्या काम करती है आपका, ये एमएसएमई लोन देती है, छोटे मोटे अगर शॉपकीपर है उसके उद्योग धंधों के लिए, उसके लिए वो लोन देने का काम करती है। हॉस्पिटल एक अच्छा स्पेस है क्योंकि इंडिया की जितनी आबादी बढ़ रही है एंड लोगों की इंश्योरेंस का जो पेमेंट इस तरीके से बढ़ रहा है। अगर आप यथार्थ की बात करो, दे आर एक्सट्रीमली डूइंग वेल। अगर मैं यथार्थ को आपके सामने रखूं तो आई थिंक यथार्थ हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, लॉट ऑफ प्रॉब्लम। उनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी सीज गई थी, ईडी का एक केस चल रहा था जो इसकी वजह से यहाँ से मार्केट यहाँ पर गया था, ईडी के केस की वजह से ऑल ऑफ दैट दे वर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बट they came out and given like 28% revenue growth. So you can see that that's also a company available at the reasonable valuations now. थोड़ा सा करेक्शन आ गया है। आपको एक बात समझनी होगी, अगर कोई फंडामेंटल कंपनियां हैं और वो सिर्फ ओवरऑल ग्लोबल सेंटीमेंट या ओवरऑल मार्केट की वजह से नहीं चल रही है, so then there is an opportunity. If your company is going down because of your fundamental reason, then you have to get out of the company. जैसे मैं बात कर रहा था Celicore Gadget, that was I can openly say that that was one of my mistake, that is one of my learning. कहाँ गया Celicore? या मैंने डाल ही दिया। Yeah, this is one of my mistake in the stock market, because I have somewhere invested here at 14 and 50, and I just booked the loss somewhere around like 30 or something like that, because यही एक प्रॉब्लम इंडियन मार्केट में 6 महीने के बाद ये कंपनी देती है, इनके ऊपर कोई एक इनके कंपनी ने जिसकी भागीदारी है उस कंपनी ने कोई कंपनी के जो ओनर है उनके ऊपर आरोप लगे थे कि पैसे को साइफन किया है। और कंपनी का जो ग्रोथ था वो 100% से हो रहा था, फिर बाद में 50% का ग्रोथ किया उन लोगों ने। अभी ये कहीं ना कहीं इसका बॉटम हो रहा है, अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, बॉटम बनाएगा और यहाँ से ये ऊपर की तरफ कंपनी चली जाएगी। तो इंडियन मार्केट में वो है, छोटे मार्केट कैप में अगर मैं कंपनी में पैसा लगाऊं, अगर मैं यहाँ पर 2 करोड़ डालता, I don't know. I'm not going to talk with the owner. So India में बहुत सारी चीजें होती रहती है. As you know that I don't have to explain anyone that there are so many games get played out, and people get harassed to leave the share market. तो ऐसा बहुत बार होता है because of trust issues की वजह से, बहुत सारी चीजों की वजह से। तो मेरा कहने का मतलब था क्योंकि ये एक फेज है जहाँ पर आप अपने कंपनियों को ऐड कर सकते हो। You can make the list of the companies who is giving fundamentally good results, who is performing well. Then you can go and talk to your financial advisor, and then you make a decision about those companies. Okay, so I try my best to give a lot of informations and insights to you. Please like, share, and subscribe to this channel. Give me the motivation to do a lot of these kind of videos. It's a hard struggle, but I want to continue with that. So milte hain next video mein. Thank you very much. Please like, share, and subscribe. If you have any comments about any of the companies which you feel like okay you're stuck and you think like what's happening in this company, I don't know. Can you please explain? I'm happy to help you the best of my abilities. Of course, I'm not SEBI registered analyst, so you need to take note of it. So please let me know if there is some doubts that you have. I'm happy to help you all on all of that. So thank you very much guys for listening. Enjoy your day, enjoy your weekend, and keep learning and keep doing your great job. Thank you very much.